सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। खबर यह है कि हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान महाजरीन के खिलाफ ऑपरेशन में तेज़ी लाने का फैसला कर लिया है। दूसरी तरफ कानूनी दस्तावेज़ात रखने वाले अफगानियों को आर्जी तौर पर पाकिस्तान में रहने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक कानूनी दस्तावेज़ात रखने वाले अफगान महाजरीन को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा और वफाकी काबीना के आइंदा फैसले तक रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन आर्जी तौर पर क़याम कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में मुतल्लिक़ा इदारों को हिदायत की गई है कि रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन को गिरफ्तार ना किया जाए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों को दी गई डेडलाइन में 20 दिन बाकी रह गए। 31 अक्टूबर अफगान महाजरीन की वापसी की डेडलाइन है, तो 21 अक्टूबर नवाज शरीफ की वापसी का दिन है। नवाज शरीफ की वापसी पर छाए बेयकीनी के बादल छट गए हैं। नून लीग के कायद लंदन से सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। सऊदी अरब के बाद वो दुबई में मुख्तसर क़याम करेंगे और दुबई से ही पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। सवाल यह है कि नवाज शरीफ के सऊदी अरब और दुबई में क़याम की वजह क्या है, और देखना यह भी अहम है कि वतन वापसी पर रियासत उनके साथ क्या सलूक करती है। एक और अहम मामला जो आज फैसला हो गया है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मामला है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक कानूनी करार दे दिया है और इस कानून के खिलाफ तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई। मुख्तसर फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पढ़कर सुनाया। इस फैसले के असरात क्या होंगे, इससे आगाज़ करेंगे। आमिर ज़िया साहब सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी मेरे साथ हैं। आमिर ज़िया साहब, अभी इसके बारे में बड़ी बहस हो रही है, ज़ाहिर है कानूनी पहलू इसके और ज़्यादा सामने आएंगे, आने वाले दिनों बहस होती रहेगी। एक तो चीज़ है कि जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात के बारे में था, सुओ मोटो के बारे में था, वो तो अब ज़ाहिर है कि वाज़े हो गया कि 3 रुकनी कमेटी होगी, चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के, वो फैसला करेंगे कि सुओ मोटो लेना है और फिर बेंचेस की तश्कील के हवाले से भी होगा। मगर 8-7 से इसमें एक और चीज़ सामने आई कि जो पीछे से इतलाक़ है वो नहीं होगा अपील का। तो इसमें जो सबसे अहम बात की जा रही है कि मियाँ नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन साहब अब दोनों वो ताहयात नाअहल है और इसी तरह रहेंगे, उनकी अब अपील नहीं हो सकती। तो उस लिहाज से इसको बड़ा धचका समझा जा रहा है मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए। आप क्या कहेंगे इस फैसले के बारे में? देखिए, बड़ा शिद्दत से इंतजार था पूरी कौम को कि जी इस पर क्या फ़ैसला आएगा। और जो मैं समझता हूँ कि एक इल्ज़ाम लगाया गया था गुज़िश्ता पार्लियामेंट के ऊपर कि इन्होंने कुछ लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, ख़ुसूसन नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस किस्म की कानून साजी की है। और ये इल्ज़ामात देखिए बड़ी तवातुर से लगाए गए। अच्छा, फिर उसमें यह था कि जी पार्लियामेंट की जो कानून साजी बदनीयती पे मबनी है, जो इनके नाक़दीन कह रहे थे। अब ज़ाहिर है कि हमारी ऑनरेबल कोर्ट ने 10-5 से फैसला दे दिया कि जी ये पार्लियामेंट को इख्तियार हासिल था, तो ये तो बड़ी खुशाइंद बात है कि चलें वो राह से एक कन्फ्यूजन जो था वो हट गया है। लेकिन जो इसका मुस्बत मेरे ख्याल में सबसे जो चीज़ आई है कि जो जिस वजह से इस कानून पे तनकीद हो रही थी वो ये था कि माजी से इतलाक़ होगा, और वो क्योंकि अब उस चीज़ को शूट डाउन कर दिया गया है, तो वो जो इसका मैं समझता हूँ जो पॉलिटिकल इसके असरात आएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तरफ रवां दवा हैं और वो बेशक रुकेंगे भी वहाँ पर मिडल ईस्ट के अंदर। लेकिन एक चीज़ उनके ऊपर होगा कि दबाव में उनके इजाफा हो गया। उनको जो लग रहा था कि उनके सामने जो है हर जो है राह खुलती चली जाएगी, अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। तो उनको कानूनी चैलेंजेस जो हैं उनके बदस्तूर हैं, उसमें ज़ाहिर है कि हो सकता है कि उनके साथ कुछ मेहरबानी की जाए, लेकिन अगर मेरिट के ऊपर फैसला होता है तो उनके लिए चीज़ें जो हैं उसामा साहब अब आसान नहीं है। और ये चीज़ जो है मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने भी इस को प्रोसीजर को कहते हैं ना, बिल को या कानून को चैलेंज किया था, उनको कम से कम ये इत्मीनान होगा कि इन्होंने उसका जो जिस बदनीयती से ये कानून साजी की गई थी उसको उन्होंने रोक दिया है। जी। अच्छा, राजा खालिद महमूद साहब माहिर कानून उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। राजा साहब, अब इस फैसले के बाद जो 8-7 से आया है अपील नहीं हो सकेगी मियाँ नवाज शरीफ साहब की ताहयात नहली के बारे में, तो फिर मियाँ साहब अब शहबाज शरीफ साहब को बनाने वज़ीर आज़म आ रहे हैं। मैं तो साहब इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि वज़ीर आज़म किसको बनना है किसको नहीं बनना, लेकिन इस फैसले की हद तक अगर देखा जाए तो ये ज़बरदस्त फैसला है। पाकिस्तान की तारीख में जो चंद अच्छे फैसले हैं उनमें इसका शुमार होगा। और पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी इन रिस्पेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन वो तस्लीम की गई। फिर ये था कि ये पाकिस्तान के वाइस चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि जिन्होंने अपने अख्तियारात को मुख्तार कुल बनने की बजाय ओमनीपोटेंट बनने की बजाय और अख्तियारात को वसी करने की बजाय अपने अख्तियारात को महदूद किया और सुओ मोटो
और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अवेलेबल है अंडर आर्टिकल 184(3), उसका जिस तरह से जो बेतहाशा, बेमहाबा, बेदरेग और बेलगाम इस्तेमाल हो रहा था, उसे कर्टेल किया गया और उसको एक बंदे के अख्तियार को 3 पे तकसीम कर दिया। आपको पता है कि माजी में इस हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायत थी कि उस सुओ मोटो पावर की बुनियाद पे जो हमारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी, जो गवर्नमेंट थी, उसके मामलात में गैर जरूरी इंटरफेरेंस होती थी, जो पर्सनल ग्रजेस थे, ग्रीवेंसेस थे, जो पर्सनल वेंडेटा होता था किसी का, या पर्सनल कोई गेन था, बेनिफिट था, उसके लिए भी सुओ मोटो लिया गया। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि उस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब ने अपने भाई का हॉस्पिटल चलाने के लिए वहाँ पे लाहौर में जो यूरोलॉजी सेंटर और लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर पर कायम हो रहा था, सुओ मोटो लेके तो उसे रुकवा दिया। और वो जो डॉक्टर साहब अमेरिका से तशरीफ लाए थे, एक बड़ी सैलरी छोड़ के हाईली पेड आदमी थे, तो उन्हें वापस भिजवा दिया। तो ये चीज खत्म हो गई और उनके अख्तियारात 3 पे, यानी माजी में बहुत से गलत फैसले हुए, लेकिन अब भी सुओ मोटो तो लिया जा सकता है। सिर्फ ये है कि 3 जजेस फैसला करेंगे। हाफिज़ एहसान अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, कानूनी माहिर हैं। हाफिज़ साहब, इसमें एक वक्त में काजी फाइज साहब ने ये तक कह दिया कि जी मुझे ये कहने दीजिए कि मुझसे बड़ी गलती हो गई कि मैंने फुल कोर्ट बना दिया, लेकिन आखिरकार खैर फैसला तो आ गया फुल कोर्ट से। अब आइंदा आपको लगता है कि शायद कम ही ज़रूरत पड़ेगी दोबारा फुल कोर्ट बनाने की, क्योंकि ये फैसला तो आ गया और अक्सरियत बड़ी वाज़ेह है इसमें 10-5 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। जो पाकिस्तान का ओपन कोर्ट का फुल कोर्ट हुआ था, वो हुआ था 2015 के अंदर, और आप देखें 8 साल इस चीज़ को हो गए हैं। जो दूसरा इनसाइड फुल कोर्ट था, वो लास्ट मीटिंग उसकी हुई थी 2019 को, और उसको 4 साल हो गए हैं। अब इस जो फुल कोर्ट की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि चूँकि पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको प्रीएम्प्ट किया। पहले पार्लियामेंट ने उसको पास किया, फिर वो प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने उसको रिटर्न किया, और फिर जॉइंट सेशन के अंदर जब पार्लियामेंट ने 10 अप्रैल को पास किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि लॉ के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये है कि अगर दोबारा वो बिल पार्लियामेंट पास कर देती है तो इमीडिएटली 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बन जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ पटिशंस गई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 13 अप्रैल को उसके ऊपर एक इंटरिम ऑर्डर पास किया, और वो 8 जजेस ने ऑर्डर पास किया। 3 पटिशन जो थी उस वक्त फाइल हुई थी, और वो ऑर्डर पास 3 ग्राउंड्स के ऊपर हुआ। एक, उसके अंदर ये आया कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। दूसरा, उसके अंदर ये आया कि पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी नहीं है। और तीसरा, इस चीज़ के अंदर आया कि ये सिर्फ और सिर्फ इख्तियार जो है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का है। लेकिन इसके ऊपर जो सबसे पहला डाइसेंटिंग नोट जो था, वो जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने एक नोट लिखा फॉर द चीफ जस्टिस जी कि आप सिर्फ इसको सस्पेंशन पे न रखें बल्कि इसका फैसला करें। और उन्होंने जितनी देर तक उन्होंने कहा कि इसका फैसला नहीं होगा, मैं कोई केस नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जो पार्लियामेंट ने लॉ पास किया है उसको इस तरह सस्पेंशन के अंदर नहीं जाना चाहिए। अब ये है कि उसके बाद इसकी एक 3 मई को हेयरिंग हुई, और उसके बाद आज तक उसकी हेयरिंग जो थी, यानी कि जो जब चीफ जस्टिस ने चार्ज संभाला, और उन्होंने पहला काम ये किया कि 18 को जब इसको फिक्स किया पिछले माह के अंदर, तो वो उसी तरह केस कोई हेयरिंग नहीं आई थी। अब जब उसके अंदर आया तो 5 हेयरिंग इसके अंदर आई, और चीफ जस्टिस ने, चूंकि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ही था और इशू ये था कि सुप्रीम कोर्ट या खुद फैसला करे, तो फुल कोर्ट उन्होंने बिल्कुल उनका वाइस फैसला था। और आपने देखा कि उन्होंने कहा कि जब मैंने ये बनाया तो किसी ने एतराज भी नहीं किया। तो अगर आप इस स्टेटमेंट के 2 कॉन्टेक्स्ट लेते हैं, एक तो उन्होंने लाइटर साइड पे कहा कि जी मुझे तो बनाना नहीं चाहिए था, और दूसरा उन्होंने कहा कि जब मैं बना रहा था तो किसी ने एतराज भी नहीं किया कि आप ना बनाए उस चीज के अंदर जी। लेकिन अब ब्रॉडली उस चीज के अंदर जाएं कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो आज ये फैसला आया है, इससे पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री और पाकिस्तान का जो जस्टिस सिस्टम है रिलेटिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, उसका इफेक्ट क्या आया है? उसका इफेक्ट ये है कि इसके एक फार रीचिंग इफेक्ट्स आएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो हैं कि जो पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के लॉयर्स, बार
एसोसिएशन, जस्टिस सेक्टर और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज कहती आई थी कि 184(3) की जो जुरिस्डिक्शन है उसको फ्रीक्वेंट इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास अनब्रिडल्ड डिस्कशन नहीं आनी चाहिए। और आपने देखा कि पिछले 1 साल के अंदर किस हद तक क्रिटिसिज्म जो है वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस पे आया। फिर उसके अंदर ये था कि अगर हमारे कई माह केसेस फाइल होते हैं, लगते नहीं है, तो फर्स्ट हेयरिंग आनी चाहिए। फिर राइट ऑफ अपील ये था कि अगर आपके खिलाफ 184(3) का आता है तो रिव्यू जो आर्टिकल 188 के अंदर है वो सफिशिएंट नहीं है, उसको एड्रेस किया गया और ये कहा गया कि 14 दिन के अंदर अंदर आप इस अपील को फिक्स करेंगे। और आपने ये देखा कि हमारे मुल्क के अंदर स्टील मिल और धरना केस जो हैं वो कई साल जो थे वो रिव्यू जो फिक्स नहीं हुए थे और उसकी आज तक हम चीजें जो है वो भुगत रहे हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी थी कि जिसके अंदर इंटेंशन भी ठीक थी और लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी भी थी, क्योंकि अब आर्टिकल 191 कहता है कि जी आप कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ, अब लॉ चूंकि 73 से 2023 तक बना नहीं था तो शायद ये समझा गया एक खास लेवल तक कि शायद पार्लियामेंट को फॉरबिडन कर दिया गया है कि वो लॉ बना नहीं सकती। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी जगह ये नहीं लिखा हुआ कि जी पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बना नहीं सकती। तो ये वो सारी चीजें थी जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया, आपने ऑब्जर्वेशन देखी कि किस तरह की आई और उनमें जो 8 जजेस जो थे जिन्होंने स्टे ऑर्डर दिया था, आज भी उनका वही स्टैंस है। लेकिन पाकिस्तान के क्रेडिट जो है वो चीफ जस्टिस को जाता है कि जिसने इसको लीड किया और लीड करने के साथ साथ उन्होंने कहा, आप सब बड़ा मुख्तसर बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आमिर साहब के पास भी जाना है कि ये जो 8/7 का ये फैसला आया कि माजी पर इतलाक नहीं होगा, तो क्या अब मियां नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली है वो खत्म नहीं हो सकेगी? नहीं, देखें ये इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का जो इशू है वो ये है कि ये सिर्फ वो चीजें हैं जो 184(3) के अंदर आपने डिसाइड की और उनके खिलाफ जो है वो अपील फाइल नहीं हुई। अब ये है कि जो चीजें 184(3) के अंदर डिसाइड हो चुकी हैं और उसके बाद आपने रिव्यू जो आर्टिकल 188 का इस्तेमाल कर चुके हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर ये है कि ये लॉ तो अप्लाई ही नहीं करता। अब सिर्फ जो इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था कि जी आप इसके 30 डेज के अंदर अपील कर लें, वो सिर्फ उस सूरत के अंदर था कि अगर आपका रिव्यू आर्टिकल 188 के नीचे डिसाइड नहीं हुआ तो मियां साहब का जो था 184(3) का भी डिसाइड हुआ है, उनका रिव्यू भी उसके अंदर डिसाइड हुआ है। तो लिहाजा ये लॉ किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर मियां साहब को रिट्रोस्पेक्टिवली फायदा नहीं देता था। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको और भी क्लैरिफाई कर दिया है कि इसका जो इतलाक है वो प्रोस्पेक्टिवली है, यानी कि उन केसेस के ऊपर आएगा कि जिन केसेस के ऊपर आर्टिकल 188 के नीचे जो है 184(3) को यानी आज के कानून के मुताबिक मियां साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते? नहीं, वो तो ये है कि ऑलरेडी देखें उनके खिलाफ 2 कन्विक्शंस हैं अल अजीजिया की और उसके साथ साथ उनके पास है एवन फील्ड की, एक में 10 साल है, एक 7 साल है और वो उनकी सजाएं जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के अंदर हैं और वो सस्पेंड नहीं है और वो एब्सकॉन्डर्स हैं। दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पनामा के अंदर जजमेंट दी थी 2017 के अंदर, उसके अंदर ये उन्होंने डिक्लेयर ये किया था कि जितनी देर तक आपका लाइफ टाइम डिक्लेरेशन इस सेंस के अंदर के कोर्ट का डिक्लेरेशन जितनी देर तक मौजूद रहेगा आपकी डिस्क्वालिफिकेशन रहेगी। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इन फील्ड है तो इसलिए हम उसे कहते हैं कि परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन है। तो जो अमेंडमेंट 2023 के अंदर इन्होंने लाए हैं इसके अंदर इलेक्शन एक्ट के अंदर के 5 साल का है 61F के नीचे, उसका भी एडवांटेज इसलिए है कि चूंकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलिफाई नहीं कर सकता और दूसरा उसका रिट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट नहीं हो सकता। तो अगर इस ब्रॉडली लीगली कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाया जाए तो मियां साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो बरकरार है जितनी देर तक सुप्रीम कोर्ट या उस जजमेंट को रिविजिट न करे, या हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी एक पिटीशन फाइल की गई है कि जी जो लाइफ टाइम बैन है वो हार्श है, इसको रिकंसिडर करे। और हमारे जजेस सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन भी दी हुई है कि परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो नहीं आनी चाहिए। तो जितनी देर ये जजमेंट मौजूद है या उनकी कन्विक्शन मौजूद है वो उतनी देर रहेगा। दोबारा इसको ठीक है वो दोबारा से फिर शायद सुप्रीम कोर्ट में आ सके। राजा खालिद साहब, आप मुत्तफिक हैं हाफिज एहसान अहमद साहब की इस बात से कि अभी तक तो उनकी कन्विक्शन वहीं की वहीं है या उनकी नाअहली वहीं की वहीं है मियां नवाज शरीफ साहब की, और इस जजमेंट से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए बिल्कुल ठीक कहते हैं हाफिज साहब, क्योंकि मियां नवाज शरीफ की अपील भी डिसाइड हो चुकी है, उनकी रिव्यू पिटीशन भी डिसमिस हो चुकी है। अब रहा सवाल उनका परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन का, तो परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन इज नोवेयर मेंशन्ड, नोवेयर अवेलेबल ईदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन एनी अदर लॉ। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के जो जजेस थे उन्होंने कहीं अपनी जेब से निकाल के तो परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन ले आए,
जिसकी बुनियाद पे 2 सियासतदानों को परमानेंटली उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया, जिनमें मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन साहब हैं जी। अब इसे पिछले अरसे में केस में एट लेंथ डिस्कस किया गया कि जी परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, इसका कोई तस्वर ही मौजूद नहीं। ये कहाँ से आपने डिराइव किया, ये अथॉरिटी आप कहाँ से लेके आए कि किसी को परमानेंटली या लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई कर दें? तो उस पर तो बहस हो सकती है और मेरे ख्याल में शायद बहुत सारी पिटीशन आएंगी, उसका फायदा तो उन्हें पहुंच सकता है। लेकिन ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, इसका कहा गया फैसले में भी जाहिर है ये बात आ गई कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, मौसरबा माजी नहीं। यानी नाहिल मियां साहब की वहीं के वहीं असर। मुझे ब्रेक लेनी है, उससे पहले ये फरमाइएगा कि ज़मानत मिलने का बिल्कुल यकीन है नून लीग को, अगर ज़मानत ना मिली तो फिर मुश्किल हो जाएगी मियां साहब के लिए, उनका जहाज़ वापस भी शायद जा सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये तो मामला हो गया, नाहिली तो अभी वहीं के वहीं है, उसमें अभी कोई रिलीफ नहीं, लेकिन जो ज़मानत वाली बात है उसमें बड़ा आसान है, जिस तरह कहा जा रहा है इसहाक डार या नून लीग के रहनुमाओं की तरफ से कि वो कोई इशू ही नहीं है, वो ज़मानत उनकी कन्फर्म है। देखिए, कन्फर्म ज़मानत तो ये प्रोटेक्टिव बेल है। प्रोटेक्टिव बेल तो एक छोटी सी बात होती है कि जस्ट टू अप्रोच द कोर्ट, जस्ट टू एक्सेस द कोर्ट, कि मुझे अदालत तक जाने दिया जाए, मैं वहाँ पे सरेंडर करना चाहता हूँ। सही, मुझे बहुत शुक्रिया राजा खालिद महमूद साहब। आप देखते हैं कि मियां साहब जब करते हैं तब ये पटिशन आती है या वो दुबई पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले रिलीफ उनके वकला हर सूरत गारंटी कर रहे हैं कि जी हम लेकर देंगे। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि किस तरह से तैयारियां हो रही हैं मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की, और इसके साथ साथ मईशत के हवाले से भी बात करेंगे कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह स्मगलिंग को रोका गया, इसी तरह गैर कानूनी तौर पर जो पाकिस्तान में मुकीम लोग हैं उनकी वापसी के लिए तेज़ी लाई जा रही है। ब्रेक के बाद अब पता चला मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी होगी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा बहस होती थी, कई दफ़ा तारीख आई कि अब आ रहे हैं मियां जावेद लतीफ़ से लेकर बहुत से लोगों ने इस बारे में बात की, लेकिन अब फाइनली लगता है कि मियां साहब आ जाएंगे। इससे पहले वो सऊदी अरब और दुबई का दौरा कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ सके थे। इस दफ़ा तारीख दी जा चुकी है, उसके लिए भरपूर तैयारियाँ हुई, लेकिन फिर अचानक ये बात सामने आई कि अब कोई और मज़ीद जलसा नहीं होगा, सारी तवज्जो अब 21 अक्टूबर पर होगी, सारा जोर उस वक्त लगाया जाएगा क्योंकि लोगों की पार्टिसिपेशन उस तरह की नज़र नहीं आ रही थी। आमिर ज़िया साहब, आपको क्या लगता है, दो तरह की बातें हो रही हैं, एक ये कि सब कुछ अब मियां नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ी के मुताबिक हो रहा है, यानी जिस तरह वो चाहते हैं, जब चाहते हैं, जो फैसला वो चाहेंगे वो होगा, उसके मुताबिक सब चीज़ें चल रही हैं। ज़ेर-ए-लब पीपल्स पार्टी भी इसका शिकवा करती है कि सब कुछ मियां साहब के मुताबिक हो रहा है, काबीना में उनके लोग, निगरान काबीना में उनके लोग, ब्यूरोक्रेसी उसी तरह से चल रही है, सरकारी प्रोटोकॉल, और एक प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से जिस तरह वो एक चार्टर्ड तैयारा बुक करवा कर यहाँ से सहाफ़ी भी बहुत से जाएंगे तो आएंगे। एक ये है कि अब सब मियां साहब के क्लियर है और मियां साहब इज़ इन कंट्रोल और वो जो चाहेंगे वो होगा, यानी वो ऑलरेडी एक प्राइम मिनिस्टर की तरह आ रहे हैं, उनको ये पोर्ट्रे भी किया जा रहा है और आते ही मसाइल हल करेंगे। दूसरी सोच ये है कि नहीं, अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, क्योंकि अवाम का जो मामला है वो नहीं समझ रहा, और उसी वजह से इनके जितने भी कॉर्नर मीटिंग्स, जलसे वगैरह थे वो मनसूख कर दिए गए। फजलुर रहमान साहब भी कोई खुश नज़र नहीं आ रहे कि जी इलेक्शन जो है वो डिले होने चाहिए। आप का तज्जिया क्या है, कौन सी बात दुरुस्त है? सब कुछ मियां साहब के कंट्रोल में है, सब कुछ उनके लिए ठीक हो रहा है, या दूसरी तरफ उनके लिए भी मुश्किलात हैं, ख़ासतौर पर अवाम की अगर बात की जाए सपोर्ट में? देखिए, तासुर यही देने की कोशिश की जा रही है कि मियां साहब जो हैं वो इंचार्ज हैं, और ये तासुर कौन दे रहा है? दो हल्के बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, यकीनन वो लोग कि जो मियां साहब के करीबी हैं, उनके साथी हैं, रुफ़क़ा हैं उनकी पार्टी में, और दूसरा हमारे एक मीडिया का जो सेक्शन है उसकी वो इस तरह पोर्ट्रे कर रहा है कि जनाब अब जो है वो, जैसे आपने फरमाया कि वो आ रहे हैं जनाब वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए, लेकिन क्या हकीकतन ऐसे ही है? तो मुझे तो मतलब इस चीज़ में बड़ा कहते हैं ना कि देयर आर मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। वो जो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इश्क के इम्तहान और भी हैं, और वो एक फ़ारसी का जुमला है ना कि हनूज़ दिल्ली दूरस्त, तो ये तमाम चीज़ें उनके लिए हैं। बहुत सारे मसाइल हैं। क्या क्या मसले हैं? पहला मसला तो आप देखें, सब्जेक्टिव मसला नून लीग का अपना है, वो ये है कि वहाँ पर अभी भी किसी न किसी सतह पर कशमकश जारी है कि जनाब जो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब या मियाँ नवाज शरीफ साहब, एक तासुर ये कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं। दूसरी तरफ दावा ये किया जा रहा है कि जी पॉपुलर सपोर्ट जो भी है सो कॉल्ड वो नवाज शरीफ साहब के साथ है। अभी इस चीज़ का फैसला होना है, लेकिन ये जो ट्रबल है वो आपको नज़र यूँ आता है कि जिस तरह से जलसे मनसूख किए गए या जलसे जो हुए उसका क्या आपने उसका तासुर देखा? उसका तासुर आपने ये देखा
कि बजाय लोगों में जोशो खरोश आने के, इनके जो मतलब है जो इनके सपोर्टर्स हैं, उसके अंदर जो है आपने देखा कि कुछ जूतियों में दाल बटती हुई नज़र आई। आपको लोगों को लाने के लिए मेज़ें लगानी पड़ी, खाना सर्व करना पड़ा, जिसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। यानी कि हमारी सियासत में पहले ही बहुत ज़्यादा मतलब है कि पैसे का खेल रेल पेल है, हमारी जो नाम नहाद जमहूरियत है उसको मज़ीद आपने एक इंच ऊपर कर दिया। लेकिन उस पर बजाय इसके कि आपकी तारीफ़ होती कि आपने लोगों को खाना खिलाया, उस पर तनकीद ज़्यादा हुई। तनकीद उनके मुखालफिन की तरफ से हुई, और जो उनके अपने लोग थे अगर आप उनसे बात करें तो उन्हें भी ये चीज़ जो है वो समझ में नहीं आई, दिल बर्दाश्ता हुए कि जनाब अब ये हालत हो गई है कि कुछ एक कॉर्नर मीटिंग के लिए आपको इस तरह के पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ एक दाखिली मसला है जी। दूसरा जो मसला है वो ये है कि जी पॉपुलैरिटी का, मकबूलियत का। हम देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब का जो एक प्राइम था, जो वो आप समझते हैं कि 90s के नवाज शरीफ साहब थे, या चले मान लेते हैं कि अर्ली जो उनका वो 2008 में जब 13 में आए उसका भी अगर आप देख लेते हैं तो आज वो अपने उस नहज से उसको क्रॉस कर चुके हैं। जो लोग कहते हैं कि 40 साल से सियासत में, जब अपने जोबन में ये बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए ना कर सके, तो अब ढलती हुई जब इनकी इनिंग्स का अख्ताम है सियासी तौर के ऊपर, तो क्या कारनामा अंजाम देंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर अवामी परसेप्शन जो सामा है वो बहुत ज़्यादा मनफी है शरीफ ख़ानदान के लिए, बल्कि मैं कहूँगा सिर्फ शरीफ ख़ानदान के लिए नहीं, बल्कि जो भी इस मुल्क में मौरूसी सियासत कर रहा है, जिसके ऊपर बैगेज है माजी में हुक्मरानी का और एक मिसकंडक्ट का, तो उस पर भी नवाज शरीफ साहब के लिए कोई एक ईजी सेल थ्रू नहीं है। आप ये देखें कि पंजाब पहले इनका गढ़ होता था, लेकिन आप पंजाब में इनके खिलाफ हैं, आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, नई जमातें बन रही हैं, पीटीआई टूट फूट कर भी अगर उसको मौका मिलता है वो 2-4 रन बना ही लेगी। और फिर मुझे खदशा ये कि नेगेटिव वोटिंग होगी, क्योंकि बेशक वो नहीं होता कि अगर कोई मकबूल नहीं है, लेकिन बाज़ लोगों को लोग इतना नापसंद करते हैं कि वो एक नेगेटिव वोटिंग पर चले जाते हैं, तो वहाँ पर इस चीज़ का खदशा है। फिर नवाज शरीफ साहब का जो लोग कहते हैं कि जी बिल्कुल अब तैयार है इनके लिए केक, ऐसा नहीं है। सिंध में नून लीग जो है नॉन एग्जिस्टेंस, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। उसी तरह आप अगर जायज़ा लें, बलूचिस्तान में ना होने के बराबर है। केपी में कभी हज़ारा बेल्ट में हुआ करते थे, नहीं है। पंजाब में, सेटल पंजाब में वो जोर दिखा सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अनचैलेंज नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि इनके लिए आसान है। फिर इनकी जो कानूनी वो है मुश्किलात के कन्विक्टेड हैं, एब्सकॉन्डर हैं, यानी कि सज़ा याफ्ता भी हैं और मफरूर भी हैं, तो उसमें भी इनके लिए आसानी नहीं होगी। तो मैं नहीं समझता कि, और फिर एक और चीज़ जो हमें नहीं भूलनी चाहिए और मेरे ख्याल में सबको याद है कि मियाँ साहब का जो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड आपने देखा है कि जिस तरह से इन्होंने हमेशा जब भी इनको मौका मिला, इस्टेब्लिशमेंट ने बार बार इनको मौका दिया, इनकी जो पुरानी इनकी वो हरकतें थी उसको माफ़ किया, दरगुजर किया, लेकिन हर बार ये आके इस्टेब्लिशमेंट से टकरा जाते हैं। क्यों टकराते हैं? क्योंकि ये इदारों में इंस्टीट्यूशनल सतह पे काम करने के आदी नहीं है। ये कैबिनेट को भी लिफ्ट नहीं कराते अपनी, ये किचन कैबिनेट के ज़रिए रन करते हैं। उनके मिजाज में वो है कि जी मैं राजा हूँ और मैं जो चाहे कर सकता हूँ। तो उस चीज़ में मैं समझता हूँ कि वहाँ पर वो भी एक तारीख भी है नवाज शरीफ साहब की जो लोगों को याद है। तो मैं नहीं समझता कि इतना आसान है इनके लिए। और लेकिन इस मुल्क में वाज़-औक़ात अनहोनी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन अगर अनहोनी होती भी है तो मैं नहीं समझता कि वो पायदार होगी। जनाब अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड की बहुत बात हो रही, पीपल्स पार्टी भी एतराज़ करती है जी नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और वो यही इशारतन बात करते हैं कि जी सब कुछ नून लीग के लिए सेट किया जा रहा है। उसमें बहुत सी मिसालें आती हैं कि इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि जी तासुर दिया नज़र आ रहा है कि एक ख़ास पार्टी के लोग निगरान काबीना में हैं, और लेकिन हमने किसी को नहीं देखा हटाया गया हो, बल्कि काबीना में तादाद बढ़ी ही है उसके बाद भी। अब भी वो दरख्वास्त चल रही है। इसी तरह तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनको हटाने के लिए ओहदे से वो दरख्वास्त है। फिर पीटीआई का जो इंतखाबी निशान है बल्ला, वो वापस लेने के लिए दरख्वास्त है। तो ये एक स्टेज जो सेट इस तरह से होता नज़र आ रहा है, क्या ये सब यानी बिल्कुल ओपन फील्ड अगर मियाँ साहब को मिलती है फिर भी आपको नाकाफ़ी नज़र आती है? क्योंकि फजलुर रहमान साहब को जो ताज़ा बयान है बड़ा अहम है। वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन जनवरी में हो ही नहीं सकते, आधा मुल्क बर्फबारी में होता है। फिर वो कह रहे हैं जी पहले आपको नहीं पता था हल्का बंदियों का, पीपल्स पार्टी और नून लीग पर वो इतराज़ उठा रहे हैं क्योंकि ये दोनों अब इलेक्शन यानी कह रहे हैं कि हो जाएं, देर से ही हो लेकिन हो जाएं। मौलाना तो ज़्यादा देर चाहते हैं। अब या तो फजलुर रहमान साहब को नज़र आ रहा है कि उनके लिए केपी में बहुत मुश्किल सूरत हाल है, और पीपल्स पार्टी और नून लीग को लग रहा है कि यही मौका है क्योंकि हमारे लिए फील्ड काफ़ी सेट कर दी गई है और मैदान बड़ा साफ़ है। तो मौलाना साहब के लिए क्यों नहीं हो रहा, और ये नून लीग के लिए क्या इतनी फील्ड सेट हो चुकी है कि जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि वो इंतखाबी निशान पर भी, ओहदे से हटाने के लिए भी, जेल भी है मुखालिफ के लिए, इससे अच्छा मौका शायद उनके लिए नहीं हो सकता नून लीग के लिए। अच्छा, बड़े इसमें मतलब है कि बहुत इफ्स एंड बट्स हैं। आप एक चले हम वो बनाते हैं, मंजरनामा बनाते हैं। एक मंजरनामा ये है कि इलेक्शन हो जाते हैं इस मुल्क में
और इलेक्शन हो जाने की सूरत में मतलब है क्या फिर सवाल आता है कि क्या इस मुल्क में एक मुस्तहकम हुकूमत आएगी, ऐसी हुकूमत आएगी जो गैर मुतनाज़ा हो और वो जो है कहते हैं ना कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ला सके। तो मुझे यहाँ पर एक शक व शुबे जो लोग अगर आप बात करें माहिरीन से, उनको नहीं लगता कि इन हालात में जो इस वक्त मुल्क हैं कि मईशत बड़ी बुरी सूरत हाल का शिकार है, उसमें आपको पता है कि जो आपकी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा हुई हुई हैं, तो कि इलेक्शन हो भी जाते हैं और एक मेन प्लेयर को आप बाहर रखते हैं इलेक्शन से, वो उसकी ठीक है उसने ऐसे जराइम किए, उसने ऐसे गुनाह सरजद किए, उनसे ऐसी गलतियाँ हुई कि आप कहें कि भी जायज़ भी है, लेकिन फिर भी उसकी एक पॉपुलर सपोर्ट है। तो उसके बाद जो भी हुकूमत बनेगी तो क्या वो एक मुस्तहकम हुकूमत होगी और पाकिस्तान में जो पोलराइजेशन है, जो एक इसमें तकसीम है हमारे मुल्क में, उसको दूर कर देगी? तो मुझे वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। नवाज शरीफ साहब अगर देखें एक दूसरा मंजरनामे में एक इलेक्शन हो रहे हैं और PTI बाहर है या बहुत ही कमज़ोर हालत में है, तो आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी की और नून लीग की जो एक ट्रेडिशनल राइवलरी है वो बहाल होती हुई आपको नज़र आएगी। और जहाँ पर पीपल्स पार्टी का किला जो है सिंध बहुत मजबूत है उनके लिए, पंजाब का किला जो है वो नून लीग के लिए मजबूत नहीं है। वहाँ पर उनको आटे दाल का भाव पता चलेगा। बेशक के PTI का बल्ला तोड़ के फेंक दें, तब भी मैंने जैसा कहा कि लोग जो हैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में, क्योंकि जो 35 साल से कम उम्र के पाकिस्तानी हैं वो इन 20वीं सदी के सियासतदानों से अपना कहते हैं ना उनका वो नहीं बन रहा, वो इनसे एसोसिएट नहीं कर पा रहे, वो समझ नहीं पा रहे इनको। और देयर इज़ अ ह्यूज गैप, एक खलीज है इन लोगों के दरमियान, क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है। अभी उन्होंने जलसा किया, आखिरी जो जलसा था मरियम साहिबा ने तकरीर की। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर है फ़लस्तीन। आपने देखा कि उन्होंने फ़लस्तीन पे एक लफ्ज़ नहीं कहा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कोई विजन नहीं दिया, कोई माशी फॉरेन पॉलिसी का कोई, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जी मियाँ साहब जो थे बेहतरीन वज़ीर आज़म थे, और ज़ाहिर है कि उसमें एक बेटी की मोहब्बत नज़र आती है अपने वालिद के लिए कि उनको वो बहुत चाहती हैं और उनको उसमें सिर्फ खूबियाँ नज़र आती हैं। लेकिन एक जो आम पाकिस्तानी है उसको मतलब है ये चीज़ें वो मुत्तफिक नहीं होता इन बातों से। हो सकता है इनका एक वोट बैंक हो। फिर लोगों को 16 माह की कारकर्दगी भी याद है जो PDM की हुकूमत की है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, क्योंकि जब भी आप देखें कि हालांकि सबको यकीन होना चाहिए बिल्कुल इस तरह के जी नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं 21 को आऊँगा तो आएंगे, लेकिन लोग सवाल उठाते हैं। उसी तरह इलेक्शन के बारे में भी लोग अभी तक जो हैं वो फर्म नहीं है कि जी वाकई होंगे, और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ पे सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, यहाँ पे माशी कुछ मतलब चैलेंजेस हैं, तो हो सकता है कि इसको मुस्बत नताइज हासिल करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए ज़रा सा आगे कर दिया जाए। तो उसमें कौन गेनर होगा कौन लूज़र होगा ये बड़ी काबिल बहस बात है। और फिर अगर इस तरह की कोई हुकूमत बनती है कि जो मतलब एक जिस आपने कहा कि जी फील्ड सेट कर दी गई है, अगर फील्ड सेट कर दी गई है मुबैना तौर पे, उसके नतीजे में हुकूमत कोई बनती है, तो आपके ख्याल में अवाम कितना कबूल करेंगे? अब आप कहेंगे जी अवाम की तो कोई हैसियत नहीं है अवाम तो, लेकिन मैं नहीं समझता हमारे इदारे भी वो पल्स पे हाथ रखते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर हम इस तरह का फ़ैसला करेंगे, गैर मकबूल फ़ैसला करेंगे, ऐसा फ़ैसला करेंगे कि जिसको अवाम की अक्सरियत कबूल नहीं करती, वो इदारे क्यों जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है या हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, वो क्यों ये जो है मतलब है कि जो गुस्सा नवाज शरीफ साहब की तरफ जाना है या PDM की ख़राब कारकर्दगी या नून लीग की ख़राब कारकर्दगी की तरफ जाना है, वो अपने ऊपर ले लें। तो मुझे ये मंतक समझ में नहीं आती कि वो क्या ऐसी गीदड़ सिंगी होगी, वो क्या मोहब्बत होगी कि जिसके लिए वो तमाम चीज़ों को कहते हैं ना कि फैसिलिटेट करेंगे कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस मुल्क के बादशाह सलामत बनकर जो है उनको इस मुल्क पे मुसल्लत कर दिया जाए, क्योंकि हमें उसकी ऑब्जेक्टिव हालात नज़र नहीं आते। और वो चैलेंज जो है उसामा इनके लिए रहेगा। और इसीलिए देखें कि इस मुल्क में सवाल, इस वक्त लोगों के जहनों में सवाल ज़्यादा हैं, जवाब किसी के पास नहीं। मियाँ साहब आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे तो क्या होगा, उनके साथ इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, वो किस तरह के इलेक्शन होंगे, फ्री एंड फेयर होंगे, स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी, तो सवाल ही सवाल है हमारे पास जनाब। बिल्कुल सही। मगर इसमें एक बहुत बड़ा मसला ये नज़र आ रहा है कि इलेक्शंस के बारे में भी वाज़े नहीं है। मियाँ साहब आएंगे तो कैंपेन शुरू होगी। अब नून लीग वाज़े कह रही थी कि जब मियाँ साहब आ जाएंगे तो समझे इलेक्शन होने लगे हैं, तो अब अगर वो आ रहे हैं तो इसका मतलब है समझा जाए कि इलेक्शंस होने हैं। फजलुर रहमान साहब डिले चाह रहे हैं। अभी जब हमने देखा तहरीक इंसाफ के हवाले से उनके जो सरबराह हैं वो भी जेल में हैं, लेकिन हम देखते हैं इलेक्शंस फिर भी वो जीते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के देखें, खैबर पख्तूनख्वा के देखें, ये मैनेज नहीं हो पा रहा शायद। तो आपको लगता है इलेक्शन मज़ीद डिले हो सकते हैं? क्योंकि हमने 2-3 महीने हर दफ़ा देखा कि अब इलेक्शन हम करवा देंगे, हुकूमत में आने के बाद माहौल ज़रा बेहतर हो जाए, कुछ थोड़ी सी बेहतरी आ जाए, ये इनके प्लान्स थे लेकिन हो नहीं सका। तो इस वजह से डिले करते चले गए इलेक्शन, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के भी। तो अब मज़ीद डिले होगा क्योंकि चीज़ें उस तरह मैनेज नहीं हो रही अभी तक। उसामा, आपके सवाल में जवाब भी है ना
कि अगर इलेक्शन में ताख़ीर की गई तो वो मारवाए आइन होगी, लेकिन हमने देखा कि मारवाए आइन तो जैसे आपने फरमाया केपी में और पंजाब में भी हो चुका, और किसी के मतलब है कहते हैं ना कि किसी ने छींक नहीं मारी और लोगों ने एक्सेप्ट किया। लोग जो हैं उनको इस वक्त पाकिस्तानियों को क्या चाहिए? पाकिस्तानियों को चाहिए एक माशी रिवाइवल और स्टेबिलिटी। आपने देखा कि ज़रा सा इस वक्त हमारे इंस्टीट्यूशन फ़ौज ने कुछ मुदाखलत की, स्मगलिंग को कर्ब किया, इन्होंने करेंसी के ऊपर जो है टाइटनिंग की, तो आप देखिए कि उसके कुछ ना कुछ मुस्बत चीज़ें होने लगी, है ना। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें कि ये चीज़ें मोमेंटम पकड़ लेती हैं तो उसके बाद यकीनन लोग कहेंगे कि जनाब इस ज़रा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि अगर मतलब इसाक डार ही की इकोनॉमिक्स को आना है कि जिसके ऊपर लोगों ने बड़ा दुख उठाया और उन्होंने देखा कि इनके हाई हैंडेड तरीके थे IMF से डील करने के, उसने बजाय इसके कि इस्तेकाम लाते मज़ीद जो है वो खराबी लेकर आए। फिर एक और जो है कि लोग समझते हैं कि जनाब एक क्लीन गवर्नमेंट आनी चाहिए, गैर मुतनाज़ा गवर्नमेंट आनी चाहिए। अब यहाँ पर आप ये कहते रहे PMLN वाले कि जी पैनामा जो था झूठा था और एवन फील्ड हमने जायज़ तरीके से हमने पैसे यहाँ से भेजे हैं, और हमने जो कारोबार मुल्क के दीगर दुनिया के दीगर वो कहते हैं मुल्कों में खड़े किए हैं वो भी बड़े जायज़ हैं। लेकिन लोग जो है उस पर सवालिया निशान उठाएंगे। लोग कहेंगे कि जी जब आप तकाबुल करते हैं कि जी तीसरी दुनिया में जो जमहूरियतें हैं हमारे पड़ोस में है, तो लोग कहेंगे जी वो जो मोदी है या अटल बिहारी वाजपेयी है या मनमोहन सिंह है जो भारत है और मतलब हम बड़ी तकाबुल करते हैं अपनी और उनकी जमहूरियत का, तो उन्होंने कितने बिजनेसेस अपने बाहर खड़े किए, और क्या वजह है कि हमारे ये जो सो कॉल्ड जमहूरी रहनुमा हैं इनके जो बिजनेसेस हैं ये मुल्क से बाहर होते हैं। देखिए, पाकिस्तानी सरमायाकार का बैरून मुल्क बिजनेस लेके जाना बुरी बात नहीं है, बड़ी खुशाइंद बात है, होना चाहिए। हमारे यहाँ भी मतलब बड़े बड़े एक होना चाहिए कि कोई एलन मस्क हो और कोई मतलब है फेसबुक का वो खालिक हो, लेकिन ये ना हो कि जनाब आप अपनी सियासत को अपनी मतलब है कारोबार की वसअत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कारोबारी तबके को आप आज़ादी दें, फैसिलिटेट करें, उसकी पुष्टबानी बने, वो जाके दुनिया को फतह करे। लेकिन अगर आप खुद दुनिया फतह करने कारोबार के लिए हमारे वज़ीर आज़म साहब निकल गए, उनके रिश्तेदार निकल गए, तो फिर तो हर चीज़ मुतनाज़ा हो जाएगी ना। तो आपको मतलब बिजनेस इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए इन लोगों का जो भी इस मुल्क को जिनको मुल्क चलाना है, और हमारी यही चीज़ हो रही है। आपने देखा हसीना वाजिद के ऊपर कुछ तरह का वो है कि जी उन्होंने बैरून मुल्क जायदाद खड़ी कर ली हो या उन्होंने महल फ्रांस में कोई महल खरीद लिया, ऐसा तो नहीं है। तो क्या खुदा की मार है हमारे मुल्क में कि हमारे लोग जो हैं बाहर जाके अपनी जायदादें बना रहे हैं। आम आदमी की मैं बात नहीं करूँ, उसको पूरा हक हासिल है, लेकिन मैं उन लोगों की बात करूँ जो अपने आप को रहनुमा कहते हैं। उनका क्या कमिटमेंट है पाकिस्तान से? वो क्यों अपने पैसे पाकिस्तान नहीं लेकर आते? वो क्यों अपने कारोबार पाकिस्तान मुंतकिल नहीं करते? यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करते? क्या वजह है? तो ये लोग सवाल करने में बिल्कुल हक बजानिब हैं, और जो बोझ है नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान पर माजी के इल्ज़ामात का, वो इतनी आसानी से धुलेगा नहीं। आप सोचें कि 1999 से हम, खैर उससे पहले की भी बात अगर हम करें, लेकिन मैं 99 में जब फौजी इनकलाब आया मुशर्रफ साहब का, मैं 1 मिनट और लूँगा आपका, उस वक्त एक पूरा एक नैरेटिव है, और ठीक है उस नैरेटिव को इनको फिर 2013 में दोबारा मौका भी दिया गया, सब कुछ हुआ, मुआहदे भी इन्होंने किए, लेन देन भी हुई, लेकिन वो चीज़ें खुरच नहीं पाए। वो जो इनके ऊपर इल्ज़ामात थे, तो इल्ज़ामात मज़ीद पुख्ता हैं, गहरे हैं। क्यों इस मुल्क में जो है नून लीग इतनी बड़ी जमात है, उसमें कोई और लोग और क़यादत क्यों नहीं आ सकती? क्या वजह है? वो जो मतलब है किसी और को लेकर आ जाए, मोहम्मद ज़ुबैर को लेकर आ जाए, ख्वाजा बरादरान में से किसी को लेकर आ जाए, किसी और को बना लें भाई, आप पार्टी में इलेक्शन कराएं। आपको याद होगा, आप तो तारीख़ के तालिब इल्म में, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1865 में बनी, उसमें एक ब्रीफ पीरियड के लिए नेहरू ख़ानदान का गलबा हुआ, लेकिन इलेक्शन होते थे 60-65 उनके सदूर जो हैं बदले गए। वो जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हुआ करती थी, कायद आज़म के तश्त पे रख के कहा जी आप ताहयात जो हैं उसके सरबराह बन जाए, उन्होंने मना कर दिया क्योंकि जमहूरियत की नफ़ी है। तो ये लोग जो है जमहूरियत की नफ़ी बार बार कर रहे हैं, और मैं नहीं समझता कि इनको पजीराई हासिल होगी या 21वीं सदी का पाकिस्तान इन 20वीं सदी के सियासतदानों को एक्सेप्ट करेगा। अब मईशत की जिस तरह बात होती है उसमें इसाक डार साहब जिस तरह 16 महीने गुजरे, बहुत से लोग जो अभी निगरान सेटअप है उसको भी कंटिन्यूएशन समझते हैं। पीपल्स पार्टी तो वाज़ेह तौर पर कहती है खुर्शीद शाह साहब के जी 7 लोग अभी भी काबीना में नून लीग के हैं, तो वही कंटिन्यूएशन उस तरह से चल रही है। तो कुछ भी होता है, महंगाई अभी है, बेरोज़गारी है, उसका बोझ ज़ाहिर है कि नून लीग उससे भाग नहीं सकती, चाहे वो पीछे के दौर को याद करवाती रही, जिस तरह मरीम साहब हम तकरीर में देखते हैं। अब मईशत को बेहतर करने के लिए जो इक़दामात लिए जा रहे हैं उसमें हम प्राइवेटाइजेशन देख रहे हैं।
पीआईए को प्राइवेटाइज करने का फैसला हो गया है, उस पर तेजी से आगे बढ़ा जाएगा। स्टील मिल्स जो है उसका कहा जा रहा है फवाद हसन फवाद साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है मियां नवाज शरीफ साहब के, अब उनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है प्राइवेटाइजेशन की। वो कहते हैं जी इसको तो हम प्राइवेटाइज नहीं कर सकते और वैसे भी चला नहीं सकते, तो इस पर कोई जोन वगैरह, कोई एक्सपोर्ट जोन, इकोनॉमिक जोन वगैरह बनाने की बात हो रही है। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की प्राइवेटाइजेशन जो है उसके बारे में भी बात हो रही है। लेकिन इसमें नज़र ये आ रहा है कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। निगरान सेटअप के लिए ये आसान काम नहीं है और शायद जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आए उसके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाए कि जी एक बैकलैश आएगा पब्लिक की तरफ से, तो उससे पहले ये करके जाना है। तो आपको लगता है कि ये हो सकेगा, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन भी हो जाएगी, आईएमएफ की जिस तरह शराइत हैं कि खसारे वाले जो जिसमें यूटिलिटी स्टोर का भी वो कह रहे हैं आईएमएफ की नई शर्त आ गई है कि इसको भी प्राइवेटाइज करें, तो ये निगरान सेटअप के पास जितना भी वक्त है इसमें ये सब एक मईशत की सम दुरुस्त कर जाएगा? बात उसामा साहब कि वो हथेली पे सरसों नहीं जमाई जा सकती, इसका एक प्रोसेस होता है। हमारे यहाँ कोई इदारा भी बिकता है ना, कोई छोटी सी कॉर्पोरेट एंटिटी बिक रही होती है तो उसकी ड्यू डिलीजेंस के अंदर और चीज़ों में कई माह लग जाते हैं, उसके बाद फिर ट्रांजैक्शन होती है। और उसमें मतलब है, मैं नहीं समझता कि इस निगरान सेटअप के पास इतना वक्त है, या तो निगरान सेटअप के जो करता धरता है उन्हें पता है कि जनाब हमें मज़ीद वक्त मिलेगा, और उसके अगर वो मज़ीद वक्त मिलता है तो मैं समझता हूँ कि फिर आप देखिएगा कि आने वाले दिनों के अंदर काबीना में भी फिर रद्दोबदल हो रहा होगा, अगर फ़र्ज़ करें कि इंतखाबात आगे होते हैं। लेकिन अगर इंतखाबात वक्त पर हो रहे हैं, जनवरी के आखिर में हो रहे हैं, फरवरी में होने जा रहे हैं, तब तो मैं नहीं समझता कि इनके पास वक्त है, क्योंकि फिर आप देखिएगा कि भाई अगर इलेक्शन कमीशन ने तारीख का ऐलान कर दिया फिर तो हर चीज़ रुक जाएगी, सारी की सारी तवज्जो जो होगी वो इलेक्शन डी पर होगी। तो मैं नहीं समझता कि इनके पास इतना वक्त है। दूसरी बात ये कि जैसे आपने फरमाया, क्योंकि नून लीग के नॉमिनीज़ हैं, वो लोग हैं कि जो नवाज शरीफ साहब के करीब हैं, वो लोग हैं काबीना के अंदर जो जिनके ताल्लुक जो है उनसे बड़ा वाज़े हैं। उसने जो एक, आपको याद है जब ये निगरान सेटअप आया था, अनवारुल हक काकर साहब का नाम आया था सामने, तो लोगों ने इसको बड़ा वेलकम किया था, तो उसको भी बिला वजह मुतनाज़ा बना दिया गया है। पाकिस्तान में जब आप कहते हो कि जी न्यूट्रल सेटअप, तो क्या ज़रूरत थी कि ऐसे ब्यूरोक्रेट को आप लेकर आएँ कि जो पता है कि आपकी उसकी वफादारी नवाज शरीफ साहब के साथ हैं। तो ये चीज़ें जो फिर अगर इसके ज़रिए कोई प्राइवेटाइजेशन होती है, कोई फैसले होते हैं, तो उसमें मज़ीद आप देखिएगा उधम मचेगा। तो होना ये चाहिए कि अगर ये सारे काम करने हैं तो ऐसे लोग लेकर आएँ कि जो प्रोफेशनल हों, उनकी किसी सियासी जमात से वाबस्तगी ना हो, उनकी वाबस्तगी पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम से हो, फिर वो लोग आके सही फैसले कर सकेंगे। वो किसी फ़र्द के, किसी ख़ानदान के जो है वफादार ना हों, उनकी वफादारियाँ तमाम की तमाम अपने मुल्क और अपने वतन के लिए होनी चाहिए। अगर आप ऐसे लोगों के ज़रिए इम्प्लीमेंट कराएंगे तो फिर तो क्वेश्चन होगा और लोग तनकीद भी करेंगे। और आपको पता है कि जब भी आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते हैं तो विद इन द इंस्टीट्यूशन एक रेजिस्टेंस आ रहा होता है, फिर कई सियासी जमातें शामिल हो जाती हैं, तो आसान नहीं है ये चीज़ें करना। तो इसके लिए एक आपको मकबूल एक ऐसी हुकूमत चाहिए जिसको अवामी ताईद और हिमायत हासिल हो, या तो वो हो या फिर ऐसे लोग हों जो अबव द बोर्ड हों। तो अभी तो ये दोनों चीज़ें जो है मुझे होती हुई नज़र नहीं आ रही। जी आखिर में आपको क्या लगता है, इलेक्शन के हवाले से आलमी इदारों का भी प्रेशर आ सकता है? जिस तरह IMF का हमने देखा, शायद IMF की तारीख में भी पहली दफ़ा ख़ास तौर पर पाकिस्तान की तारीख में हुआ हो कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और उसके होते हुए अपोजिशन के लीडर से जाकर मिला गया और उससे भी यकीन दहानी करवाई गई। वो भी कहते हैं जी इलेक्शन जो है ना वो वक्त पर होने चाहिए, वो कहते हैं जी हम इसके लिए काम कर रहे हैं। और फिर ये जो एक प्रोग्राम भी दिया गया वो भी तकरीबन 9 महीने का था, स्टैंड बाय एग्रीमेंट, कोई प्रॉपर प्रोग्राम नहीं है। उसमें भी ये था कि जी पहले जो उस वक्त गवर्नमेंट थी, यानी इसहाक डार साहब जिसको चला रहे थे बतौर वज़ीर ख़जाना, और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, और उसके बाद निगरान सेटअप में मिलेगा $1 बिलियन, फिर इलेक्शंस के बाद मिलेगा। तो दोस्त ममालिक हों, उन्होंने भी कहा जी आप IMF के प्रोग्राम में जाएं, IMF जो है वो कहता है जी आप आइन पर अमल करें। तो ये आलमी इदारे हों या आलमी ताकतें, उनकी तरफ से आपको लगता है कोई प्रेशर आ सकता है इलेक्शंस के लिए? जी बिल्कुल आएगा, और मेरे ख्याल में आना भी चाहिए। उसकी वजह ये कि जो उनको भी इस बात के एहसास होगा कि अगर कोई बहुत ही अनपॉपुलर जो मेजर्स जिसको कहा जा रहा है, ऐसी अनपॉपुलर गवर्नमेंट ले रही होगी, तो उसको फिर वो कहते हैं ना कि आप उसको उस पूरे प्लान को जो है वो सेल थ्रू नहीं करा सकते, पूरा का पूरा उसके ऊपर एग्जीक्यूशन नहीं करा सकते। जिस तरह पाकिस्तान की तारीख रही है कि IMF का प्रोग्राम शुरू किया और ज़्यादातर प्रोग्राम हमने मुकम्मल नहीं किए, वो रिफॉर्म्स जो हमें करने चाहिए थे हमने नहीं किए, और वो रिफॉर्म तो IMF के कहने से पहले हमें खुद करने चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के मफाद में है। तो मैं नहीं समझता कि ये वाली जो चीज़ है कि जो आप कह रहे हैं ना कि जी दोस्त ममालिक का भी दबाव होगा पाकिस्तान पे, मगरबी ममालिक का खुसूसन होगा, और IMF का जो हमारे मालियाती इदारे हैं दुनिया के मल्टीलैटरल डोनर्स हैं उनका भी होगा, लेंडर्स हैं उनका भी होगा। एक और बात जो है, ये जो फ़लस्तीन में भी पूरा मामला शुरू हुआ है मिडल ईस्ट में,
और आप देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो वहाँ के हुक्मरान है भी फिल वक्त उनका फोकस गालिबन उस मसले की तरफ हो गया होगा। तो ये चीज़ भी मैं समझता हूँ कि एक बैड लक है नवाज शरीफ साहब के साथ कि वो ऐसे वक्त में वहाँ पे लैंड करें कि जब फ़लस्तीन का मसला है लोगों के जहनों के ऊपर, वहाँ के हुक्मरानों के ऊपर, वहाँ के सरमायाकारों के ऊपर, तो वो जो भी कंसेशन लेकर आना चाहते होंगे मतलब अपने लिए, और मतलब है कि अगर उनकी हुकूमत आती है तो उसको किसी तरह की इमदाद या उसको एक लाइफ लाइन फाइनेंशियल मिले, तो वो भी मेरे ख्याल में क्वेश्चन मार्क हो गई है। ठीक है, और ये इस बात को उनको एहसास होगा आने वाले दिनों में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा साहब, आपने हमें वक्त दिया, तो शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।